क्रांति हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है। तो सब लोग पूरा कंप्लीट पढ़ चुके थे। कहाँ तक पढ़े थे? कहाँ तक हुआ था? फ्रांस की कारण, फ्रांस की स्थिति का वर्णन। हाँ, फ्रांस की स्थिति का वर्णन करे, ये हम लोगों को पढ़ना था। धार्मिक कारण तक पढ़ लिया। धार्मिक कारण तक हो चुका था और अब हम लोगों को दार्शनिकों के बारे में पढ़ना था। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार सिर्फ उसका रिवीजन करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे? फ्रांस की क्रांति का एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट है, ठीक है। एक स्टेटमेंट क्या है? मैं ही राज्य हूँ, ठीक है। मैं ही राज्य हूँ और मैं जो कहूँ ये कानून है। ये जो इतना भारी भरकम स्टेटमेंट है, ये किसने कहा और कब कहा और क्यों कहा, इस विषय में जानने के लिए ही मेरा आज का ये वीडियो बन रहा है, ठीक है। तो मैं रंजित चौधरी अपने इस आर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज हम जानेंगे जो ये स्टेटमेंट है कि मैं ही राज्य हूँ और मैं जो कह दूं यह कानून है, ये स्टेटमेंट आखिर है किसका। तो आज का जो हमारा विषय है वो है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति जो है वो कक्षा 9 के बच्चों के लिए भी और सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए और कंपटीशन की दृष्टिकोण से भी ये जो चैप्टर है ये काफी महत्वपूर्ण है होने वाला है। इसीलिए आप सभी से है कि आप ये कोई मतलब कि कोई फनी वीडियो तो है नहीं कि वो शॉर्ट टाइम में खत्म हो जाएगा, काफी लंबा जाने वाला वीडियो है क्योंकि इसमें नॉलेज की बातें होंगी। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की जो क्रांति है कहाँ हुई? तो फ्रांस, ऑब्वियसली बात है, फ्रांस में ही हुई। और सबसे बड़ी बात है कि विश्व को फ्रांस की क्रांति की क्या देन है। ये जो हमारा दुनिया है, आखिर हम लोग फ्रांस की क्रांति क्यों पढ़ रहे हैं, क्या देन है? हर इतिहास का कुछ न कुछ देन होता है। उसी तरह फ्रांस की क्रांति का क्या देन है हमारे भारत में या फिर पूरी दुनिया में। तो फ्रांस की क्रांति का जो देन है वह है सम्राट की शक्तियों का पृथक्करण, यानी कि सरकार का जो शक्ति है उसका जो शक्तियों का जो बंटवारा है वह कहाँ का देन है? तो वो फ्रांस की क्रांति का देन है। जैसे हम लोग जो सरकार है उसका जो हम लोग शक्ति का विभाजन किए हैं, शासन के जो विभाजन है वो किस आधार पर है? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसी आधार पर हम क्या करते हैं, इस सरकार की शक्तियों का विभाजन करते हैं। तो यह जो देन है वो कहाँ की देन है? तो यह जो देन है यह फ्रांस की क्रांति की देन है। और इसकी दूसरी देन क्या है? फ्रांस की क्रांति का जो दूसरा महत्वपूर्ण जो हम लोग अपनाते हैं वह क्या है कि जो मोनार्की सिस्टम था, ये राजतंत्र जो सिस्टम था, ये सिस्टम को खत्म करना ही हम कहाँ से सीखते हैं? तो फ्रांस से सीखते हैं। क्यों सीखते हैं? क्योंकि एक बात देखिएगा आप लोग कि अब पूरे दुनिया में, ठीक है, ये जो सिस्टम बना पड़ा था लोगों को, मतलब कि कुछ देश में ये ध्यान में भी नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में हम लोग एक लाइन जरूर पढ़े थे कि कोई नृप होए हमें है। ये क्या था? कोई भी राजा बने मुझे उससे मतलब नहीं है। यही सिस्टम हमारे देश में भी था और यही चीज सभी लोगों की मानसिकता बनी हुई थी कि ये जो राजा है ये है राजतंत्र की पद्धति ही से ही देश चल सकता है, ठीक है। इस परंपरा को खत्म करना हम कहाँ से सीखे? तो हम फ्रांस से सीखे, है ना। नहीं तो हम लोगों, अगर हम लोग खत्म कर पाते हैं, एक हम लोगों को रास्ता मिला, कहाँ से मिला? तो हम फ्रांस में देखें कि वो उस राजतंत्र को फ्रांस ने किस प्रकार से आंदोलन करके, क्रांति करके, लड़ करके आजादी उन्होंने ली। हम पढ़े हैं ना, हम ये चीज वहां से सीखे हैं। दूसरा चीज हम क्या सीखे हैं? हाँ, समानता और बंधुत्व की जो भावना है ये भी हम कहाँ से सीखते हैं? तो फ्रांस से सीखते हैं, ठीक है। और एक चीज हमारे सामने आती है, एक वोट का महत्व। जो फ्रांस की जो नेशनल असेंबली में जो घटना घटी, जो एक मत का अधिकार के लिए उन्होंने उस सभा का बहिष्कार कर दिया, है ना। क्यों बहिष्कार किए थे वो दार्शनिक लोग, जो थर्ड स्टेट के जो लोग पढ़े लिखे थे? क्यों बहिष्कार किए? इसलिए बहिष्कार किए क्योंकि उनको मत देने का अधिकार नहीं था, इसलिए वो बहिष्कार किए। तो ये जो एक मत, एक मोल होता है, एक मत का जो मूल्य होता है वो सीख हम लोगों को कहाँ से मिलता है? तो फ्रांस की क्रांति से मिलता है। और इसका जो सिद्धांत है, एक मत का मूल्य का सिद्धांत है, किस किताब में मिलता है? तो रूसो की किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा किताब से हम लोगों को ये चीज सीखने को मिलता है या देखने को मिलता है, या हम उसको कॉन्सेप्ट कह सकते हैं कि एक मत का जो मूल्य होता है, ठीक है। तो ये सब प्रेरणा हमें क्रांति की
कहाँ से मिलती है? तो फ्रांस की क्रांति से मिलती है। तो अब आप लोग ये तो समझ चुके हैं कि फ्रांस का क्रांति हिस्ट्री के लिए, हमारी पॉलिटिकल के लिए या पूरे वर्ल्ड के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। और दूसरी बात ये है हो जाती है कि जो फ्रांस की क्रांति है वह आखिर फ्रांस की क्रांति जो हुई वो किससे प्रेरित थी? हर घटना किसी से प्रेरित होती है ना, तो वो प्रेरित थी अमेरिका की क्रांति से। ठीक है, किससे प्रेरित थे? अमेरिका की क्रांति से प्रेरित थी। तो अमेरिका की जो क्रांति हुई है 4 जुलाई 1776 को। ठीक है, अमेरिका की क्रांति कब हुई है? तो 4 जुलाई 1776 को हुई अमेरिका की क्रांति। तो आखिरकार ये अमेरिका की क्रांति किससे हुई, क्यों हुई? तो अमेरिका की जो क्रांति हुई थी ब्रिटेन के साथ हुई थी। आखिरकार ये कौन से अमेरिकी थे? ये वही अमेरिकी थे जो ब्रिटेन से बहिष्कृत हुए थे। ये बहिष्कृत अमेरिकी ब्रिटेन के पार्लियामेंट से ही ज्ञान प्राप्त किए थे और उसी के आधार पर वो अपने देश को आजाद किए, अमेरिका को ब्रिटेन से आजाद किए। तो ये वहां से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि एक बहुत बड़ी शक्ति के आगे भी अगर हम क्रांति करें, युद्ध करें तो विजय संभव है। तो उसी से अमेरिकी क्रांति से प्रेरणा लेकर के फ्रांस में क्रांति हुई और उससे हम प्रेरित हुए और उसी प्रेरणा से लेकर के मतलब कि पूरे वर्ल्ड में क्रांति की लहर दौड़ पड़ी। तो आज हम लोग जान चुके हैं कि अमेरिका की क्रांति और फ्रांस की क्रांति की हमारे विश्व को एक धरोहर के रूप में हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारा दूसरा टॉपिक, यह है कि आखिर ये फ्रांस है कहाँ? आखिर ये फ्रांस है कहाँ? तो फ्रांस जो है यूरोपीय महादेश का एक देश है। ठीक है, और फ्रांस के पश्चिमी भाग में इंग्लैंड है और इसके उत्तरी भाग में जर्मनी है और इसके पूरब और दक्षिणी भाग में ऑस्ट्रिया और इटली है। ठीक है, और इसके पूर्व दक्षिणी भाग में स्पेन है। तो हम इसका भौगोलिक विस्तार के विषय में जान गए और हम देखते हैं कि जो फ्रांस है वो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ देश है। इससे उसकी समृद्धि का पता चलता है और इससे हम जान सकते हो कितना समृद्ध रहा होगा। अगर वो इतना समृद्ध रहा, संसाधनों से न परिपूर्ण रहा, तो आखिरकार वहां पे क्रांति की जरूरत क्यों पड़ी? एक बड़ा सवाल है, आखिरकार वहां की क्रांति की जरूरत क्यों पड़ी? वहां क्रांति या विद्रोह या आंदोलन कहाँ होता है? जहां स्थिति असामान्य होती है। सामान्य जगह पे कोई बदलाव नहीं चाहता है, जहां असामान्य स्थिति हो, विकट परिस्थिति हो, वहीं पे क्रांति होती। तो फ्रांस की भी स्थिति क्या थी? विकट थी और असहनीय थी, तभी तो वहां की जनता ने इतना बड़ा विद्रोह किया होगा। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक इस बात पे आ जाता है कि किससे क्रांति हुई, क्यों क्रांति हुई, आखिर ये स्टेटमेंट देने वाले लोग कौन थे। ठीक है, तो ये जो फ्रांस की क्रांति है ये किससे हुई? तो बर्बन डायनेस्टी से हुई है। किस डायनेस्टी से हुई है? बर्बन डायनेस्टी से हुई है। अब आप लोग ये बताइए कि बर्बन डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे? हाँ, तो बर्बन डायनेस्टी के जो संस्थापक थे वो हेनरी प्रथम थे। ठीक है, वो कौन थे? तो हेनरी प्रथम थे। उन्होंने बर्बन डायनेस्टी की स्थापना कब की? तो 1589 में की। कब की है? 1589 में की है। वो हेनरी प्रथम एक कुशल सम्राट सिद्ध होता है और फ्रांस को एक देश के रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे वो पूरे यूरोप में एक देश के रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर पाता है और वो कुछ हद तक विकास भी संभव कर पाता है। फिर उसके जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी हुए हैं वो कौन है? लुई 13। हाँ, तो उसके जो अगले उत्तराधिकारी हैं लुई 13। लुई 13 कब गद्दी पर बैठता है? तो 1610 में। कब गद्दी पर बैठता है? तो 1610 से लेकर के 1643 तक, यानी कि 1610 से लेकर के 1643 तक। उसका एक योग मंत्री था रिशलू। ठीक है, उस रिशलू की सहायता से वह फ्रांस को प्रगति के मार्ग पर लेके जाता है। था तो वो भी निरंकुश, लेकिन अपने देश को वो क्या करता है? प्रगति के मार्ग पर लेके जाता है। वहां के संसाधनों का पूर्ण उपयोग करके वहां पे एक अच्छा साम्राज्य वंश स्थापित करता है। फ्रांस की थोड़ी बहुत प्रगति होती है। ठीक है, अब स्थिति विकट पड़ जाती है लुई 14वें के समय में। ठीक है, लुई 14 के समय में फ्रांस की स्थिति तब विकट पड़ जाती है। लुई 14वां गद्दी पर कब बैठता है? तो लुई 13 के बाद। तो लुई 14वां गद्दी पर कब बैठा है? तो 16
43 से लेकर के 1715। हाँ 1715 तक वो गद्दी पर बैठा रहता है। लेकिन यहाँ तक इस समय तक आते आते जो लुई 14वां है वो काफी निरंकुश है। हेनरी और लुई 13 उतना निरंकुश नहीं है जितना लुई 14वां है। ठीक है, ये क्या हो गया, अत्यंत निरंकुश हो चुका है। निरंकुश का मतलब जिस पर कोई अंकुश नहीं। निरंकुश का तात्पर्य क्या होता है, जिस पर कोई अंकुश नहीं, उसी को हम क्या कहते हैं, निरंकुश। ठीक है, तो ये काफी निरंकुश था। इसी का वो स्टेटमेंट था कि मैं ही राज्य हूँ। ये जो मैंने पहला अपने वीडियो की शुरुआत में जो स्टेटमेंट दिया था कि मैं ही राज्य हूँ, ये स्टेटमेंट किसका है, तो लुई 14वें का ही है कि मैं ही राज्य हूँ। मैं जो कह दूं वही कानून है, मैं जो कह दूं वो होना है। मेरा जो वाणी है वह ईश्वर का देन है। अगर हम जो राजतंत्र का दैवीय सिद्धांत की बात करेंगे तो राजतंत्र का जो दैवीय सिद्धांत है वो पूर्ण रूप से फ्रांसीसी क्रांति में दिखता है। फ्रांस की जो बुर्बन डायनेस्टी है इसमें इस चीज को बहुत तरीके से अच्छे से हम समझ सकते हैं कि जो दैवीय सिद्धांत है वो किस आधार पर था। उन लोगों का सोच विचार क्या था, हम जो कह दे वही कानून है, हम जो कह दे वो नियम है। इस तरह की भावनाओं पर वो लोग ओतप्रोत थे। ठीक है, तो ये हो गई लुई 14वें तक की कहानी। ठीक है, लुई 14वें के बाद अब आ जाता है लुई 15वां। ठीक है, लुई 15वां कब गद्दी पर बैठता है, 1715। तो 15 से लेकर के वो 1774 तक गद्दी पर आसीन रहता है। देखने की बात यह है कि उसकी जब वो गद्दी पर बैठता है तो उसकी जो उम्र थी मात्र 5 वर्ष की थी। लुई 15वां जब गद्दी पर बैठता है तो उसकी आयु कितनी थी, मात्र 5 वर्ष की थी। लेकिन वो अपने एक चाचा के संरक्षण पर राज करता है। चाचा के संरक्षण के बाद फिर एक कमांडर। तो लुई 14वें के बाद जो गद्दी पर बैठा है वह कौन है, तो लुई 15वां। लुई 15वां गद्दी पर बैठा है 1715 ईस्वी में। ठीक है, 1715 ईस्वी से लेकर के 1774 ईस्वी तक वह गद्दी पर आसीन रहा है। कौन, तो लुई 15वां। ये काफी लंबे समय तक गद्दी पर बैठा रहा। इस वजह से भी हम ये क्या था, फ्रांस का दुर्भाग्य था कि अयोग्य शासक इतने लंबे समय तक गद्दी पर वो बैठा रहा। अच्छा, वो जब गद्दी पर बैठा था लुई 15वां तो उसकी आयु कितनी थी, मात्र 5 वर्ष की थी। तो मात्र 5 वर्ष की आयु में ही वो गद्दी पर बैठा। कुछ समय तो वो अपने चाचा के संरक्षण पर शासन किया, जिस तरह से अकबर ने बैरम खान के संरक्षण पर शासन किया। लेकिन बैरम खान एक योग्य था और एक योग्य संरक्षक के रूप में और ईमानदार संरक्षक के रूप में अकबर को सपोर्ट किया। और अकबर भी जब अकबर अपने दम पर 1664 से राज करने लगा तो एक अच्छा सम्राट सिद्ध हुआ। लेकिन यहाँ पे लुई 15वें की बात करेंगे तो वो एक योग्य शासक नहीं सिद्ध हो पाया, क्योंकि जब वो अपने चाचा के संरक्षण में था तब भी वह क्या था, एक अपवयी था, एक अय्याश जैसा वो शासक रहा। ठीक है, वो भोग विलास में ज्यादा समय व्यतीत कर रहा था। और जब उसके चाचा के बाद एक योग्य मंत्री जिसका नाम था उसका फ्लेरी, उसका नाम था फ्लेरी। फ्लेरी के संरक्षण में वो शासन किया। और फ्लेरी के टाइम में भी वो अपने आप को चाहता तो अपने आप में सुधार कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। उसने भोग विलास को ही सारा समय अपनाता ही रहा। और उसका भी जो लुई 15वां का भी एक स्टेटमेंट था। उसका स्टेटमेंट यह था कि जब तक मैं शासक, ये समय तो कट ही जाएगा, ये जो समय है कट ही जाएगा। मुझे क्यों शासन चलाना, मुझे क्यों कानून बदलना, या मुझे क्यों इस पर विशेष ध्यान देना, ये समय है ये भी कट ही जाएगा। वर्तमान तो बीत जाएगा, ये जो वर्तमान है वो क्या है, वो बीत ही जाएगा। इस वजह से वो कभी राज्य के विषय में वो कभी सोचा ही नहीं, प्रजा और के विषय में सोचा ही नहीं, वो देश की अर्थव्यवस्था के विषय में सोचा ही नहीं, सामाजिक सुधार के विषय में किसी प्रकार के नियम कानून नहीं बनाए। जो जैसा चल रहा है उसने वैसा चलता रहने दिया। और उसी समय में 2 युद्ध हो गए थे। एक सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था और एक उसका अमेरिका की क्रांति के समय में भी वो युद्ध में सपोर्ट किया था अमेरिका को। तो सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो जहां जहां ब्रिटेन की सरकार थी और जहां जहां फ्रांस ने अपना उपनिवेश बनाया था वहां वहां ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में 7 साल तक युद्ध चलता रहा। इसी युद्ध में फ्रांस ने अत्यधिक कर्ज अपने सर पे ले लिया और इसी के बोझ के तले वो कर्जदार होता गया और फ्रांस के जो संभ्रांत लोग थे उनसे वो कर्ज लेता गया। 10% ब्याज पे वो कर्ज लेता गया और वो बहुत ज्यादा
उसका जो सरकार का ऋण था वो अत्यधिक था, और इस वजह से उस पर कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब लुई 15वें के बाद जो गद्दी पर बैठता है लुई 16वां। लुई 16वां भी एक निरंकुश शासक था और वह भी एक अयोग्य शासक था। लुई 16वां जब गद्दी पर बैठता है तो उस समय चल रहा था 1774, यानी कि अमेरिका की क्रांति से 2 वर्ष पहले की बात है। ठीक है, तो जब लुई 16वां गद्दी पर बैठता है तो सन क्या है, 1774 में वह गद्दी पर आसीन होता है। और जब वो गद्दी पर आसीन होता है तो उसकी जो स्थिति थी वह शोचनीय स्थिति थी, क्योंकि जो राजकोष था वह क्या था, रिक्त था। अगर किसी शासक को रिक्त राजकोष मिल जाए तो वो शासन नहीं कर पाता है। हाँ, अगर उसकी नीति अच्छी हो, सोच अच्छी हो, तो हो सकता है वो शासन कर भी ले। अगर वो अपनी प्राचीन पद्धति को ही अपनाता रहे और उसी रास्ते पर चलता रहे तो आगे चल के क्या होगा, वो शासन का या वो साम्राज्य का पतन होना निश्चित है। लेकिन लुई 16वां ने राज दरबार के खर्च पर कोई नियंत्रण नहीं किया, न ही अपने उस वक्त रिक्त राजकोष के विषय में भी सोचा। अगर वो उसमें अपने रिक्त राजकोष के विषय में सोचा होता और अपने राज दरबार के खर्चों को कम किया होता तो हो सकता था कि वो अपनी स्थिति को सुधार लेता। लेकिन अपने रिक्त राजकोष को भरने के लिए, उसे पूरा करने के लिए उसने एक उपाय सोचा, और वो उपाय क्या था, तो करों में बढ़ोतरी, टैक्स बढ़ाना। उसने टैक्स बढ़ाना ही उचित सोचा। तो यही जो टैक्स बढ़ाने का रीजन है, यही थी फ्रांस की क्रांति का मेन कारण। अगर लुई 16वां चाहता तो अन्य कोई उपाय अपनाता और शायद वहां की जनता इतनी नहीं भड़क जाती जितना वो भड़की थी।